हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूं आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है वेडनेसडे। तो कहानी की शुरुआत में हमें वेडनेसडे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। अब इसकी हरकतें और चॉइसेस को देख के हमें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है और साथ ही साथ ये कोई आम बच्ची भी नहीं थी। वेडनेसडे जब स्कूल में पहुंचती है तो सभी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं। वो जाते ही अपना लॉकर खोलती है जहाँ उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है। उसे वहाँ से बाहर निकालते हुए जब वो उसके हाथों को छूती है तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जिससे उसे उन लड़कों के बारे में पता चल जाता है जिसने उसके भाई का ये हाल किया था। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वेडनेसडे वहाँ से उन लड़कों के पास अपने भाई का बदला लेने के लिए जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो पैकेट में कुछ पिरानास को लिए हुए होती है और उन लड़कों के पास पूल में जाकर उसे छोड़ देती है। पूल में छोड़ते ही पिराना पूरे पूल में फैल जाती है और एक लड़के का पिछवाड़ा खा जाती है। अब उसकी इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी वेडनेसडे को काफी बार अलग अलग स्कूलों से उसकी इन्हीं हरकतों के कारण निकाला जा चुका है। इसीलिए वेडनेसडे के मॉम डैड उसे नेवरमोर एकेडमी ले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के मॉम डैड की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी, जहाँ पर ऑड कास्ट के बच्चे पढ़ा करते थे। ये वो बच्चे होते थे जिनके पास कोई न कोई स्पेशल पावर्स होती थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि वेडनेसडे के मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो कहीं पर भी मेकआउट करना चालू कर देते थे। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे की फैमिली एडम्स फैमिली के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन वेडनेसडे इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो नेवरमोर के जंगलों में कैंपिंग करने के लिए आता है। वो जंगल को बीचों बीच जाकर कॉफी पीना चालू कर देता है कि तभी अचानक उस पर कोई चीज हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। वेडनेसडे और उसके मॉम डैड नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल भी वेडनेसडे के मॉम डैड के साथ उसी स्कूल में पहले पढ़ा करती थी, क्योंकि नेवरमोर में सिर्फ ऑडकास्ट बच्चे ही पढ़ा करते थे। स्टोरी में ऑडकास्ट वेयरवुल्फ, मरमेड और वैम्पायर जैसी चीजों को कहा गया है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसके कमरे में ले जाती है, जहां पर उसकी रूममेट ईडिथ ने रूम को पहले ही काफी कलरफुल बना रखा था, लेकिन ये सब देखकर वेडनेसडे का दिमाग काफी खराब हो जाता है, क्योंकि उसे ब्लैक कलर के अलावा और कोई भी कलर पसंद नहीं था। ईडिथ वेडनेसडे को फेस को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, लेकिन तभी उसके डैड उसे जवाब देते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह दिखती है। ईडिथ वेडनेसडे को स्कूल घुमा रही होती है, तभी उधर पर एजेक्स नाम का एक लड़का आकर वेडनेसडे से उसकी टिकटॉक आईडी मांग लेता है। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि मुझे सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी लगती है। तभी वेडनेसडे के माता पिता स्कूल से जाने लगते हैं, जिसके बाद वेडनेसडे की माँ उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। तभी वेडनेसडे अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं पहले भी और स्कूलों से भाग चुकी हूँ, बहुत जल्दी मैं इस स्कूल से भी भाग जाऊंगी। ये सुनने के बाद वेडनेसडे की मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें दिल पर नहीं लेती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वेडनेसडे के डैड वहाँ पर एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग्स होता है। इधर पुलिस को नेवरमोर के जंगलों में टूरिस्ट की लाश अलग अलग हिस्सों में जंगल में पड़ी हुई मिलती है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बीते कुछ दिनों में पहले भी 3 बार टूरिस्ट की लाशें इस जंगल से मिल चुकी थी। वहीं स्कूल में वेडनेसडे अपने कमरे की कलरफुल फिल्म्स निकाल देती है और ईडिथ से कहती है कि रूम में शांति बनाए रखो, क्योंकि अब ये मेरा नॉवेल लिखने का टाइम है, इसलिए तुम शोर मचाना बंद कर दो। लेकिन ईडिथ तभी गाने बजाकर डांस करना चालू कर देती है, जिस पर वेडनेसडे गुस्सा हो जाती है। तभी ईडिथ अपने वेयरवुल्फ वाले नाखून दिखाकर वेडनेसडे को डराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मिस थ्रोनहिल्स आ जाती हैं, जो कि वेडनेसडे की डोर मदर होती हैं। वो वेडनेसडे के वेलकम में उसे एक ब्लैक रोज गिफ्ट करती हैं। शाम को जब वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तब उसे थिंग्स छुप छुप कर देख रहा होता है कि तभी अचानक उसके ऊपर एक स्कल्पचर गिरता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब ये लड़का और कोई नहीं जेवियर होता है। जिसके बाद वेडनेसडे की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो जेवियर को देखकर कहती है कि तुम मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। जिसके बाद जेवियर उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन वेडनेसडे को कुछ भी याद नहीं होता। तब जेवियर उसे बताता है कि जब हम 10 साल के थे तब मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई हुई थी और अपन दोनों एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जिसके बाद मैं अपनी गॉड मदर के कॉफिन में ही जाकर छुप गया था, जिसे लोग जलाने ही वाले थे कि तभी तुमने मुझे वहां आकर उसमें से निकाला और मेरी जान बचाई थी, जिसका हिसाब आज मैंने बराबर कर दिया है। वेडनेसडे इसके बाद अपने रूम में आ जाती है और टाइपिंग करने लगती है कि तभी उसे अपने बेड पर कुछ हलचल दिखाई देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर कंबल हटाकर देखती है तो उसे थिंग्स दिखाई देता है, जिसके बाद वो थिंग्स को पकड़कर टेबल पर ले आती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो,
जिस पर थिंग्स उसे बताता है कि उसके डैड ने उसे उस पर नजर रखने के लिए यहाँ भेजा है, जिस पर उसे वो कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस ड्रॉर में बंद कर दूंगी। इसके बाद थिंग्स वेडनेसडे की यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए प्रॉमिस कर देता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर वेडनेसडे रेस्ट रूम का बहाना कर थिंग्स की मदद से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए वेडनेसडे की एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि इस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वेडनेसडे उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वेडनेसडे को खून खराबा काफी ही ज्यादा पसंद होता है। वो वहाँ से एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पेलर नाम के एक लड़के से होती है। उस लड़के की कॉफी मशीन खराब हो गई होती है। वेडनेसडे उसे कहती है कि अगर तुम मुझे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मशीन चुटकियों में सुधार दूंगी, जिसके लिए लड़का राजी हो जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन सुधार देती है। जिसके बाद वो लड़का उसे बोलता है कि तुम कुछ देर वेट करो, मेरी शिफ्ट अभी खत्म ही होने वाली है, जिसके बाद वो उसे स्टेशन छोड़ देगा। जिसे सुनने के बाद वेडनेसडे वहाँ पर वेट करने लगती है। तभी वहाँ पर पिलग्रिम के कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे को काफी परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे उठकर उन सभी को बहुत बुरी तरीके से धो देती है। तभी वहाँ पर टाइलर के डैड शेरिफ आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये सब माजरा पूछते हैं। टाइलर उन्हें बताता है कि ये सारे लड़के कस्टमर को छेड़ रहे थे, जिसके बाद उसने उन सभी को धो दिया। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी नेवरमोर की प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाती है और वेडनेसडे को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। वेडनेसडे पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि तभी रास्ते में उन्हें उस आदमी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जिस पर प्रिंसिपल बोलती है कि भगवान करे ड्राइवर सलामत हो, जिस पर वेडनेसडे उन्हें बताती है कि ड्राइवर मर चुका है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। जिसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है और अपना वायलिन बजाने लगती है। वो काफी ही ज्यादा अच्छा वायलिन बजा रही होती है। प्रिंसिपल और बाकी बच्चे उसकी धुन बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। ये धुन उन सबको काफी अच्छी लग रही होती है। जिसके बाद एडिथ वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे से थिंग्स के बारे में पूछती है। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि ये एडम फैमिली के सीक्रेट्स में से एक है। इधर हम रेवन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में जाकर एक बुक में से एक पेज को फाड़कर अपने पास रख लेता है। वहीं टाइलर के घर पर थिंग्स पहुंच जाता है। थिंग्स को देखकर टाइलर काफी डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद थिंग्स उसे बैठने के लिए बोलता है और इशारे से उसे वेडनेसडे को कॉल करने के लिए बोलता है। जब टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है तो वेडनेसडे उसे बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आएंगे, उस दिन वो उधर से भागेगी, जिसके लिए उसे टाइलर की मदद चाहिए। वेडनेसडे टाइलर को ये भी बोलती है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगी, जिससे टाइलर भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो सभी मेले में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार प्रिंसिपल की नजर वेडनेसडे पर ही होती है। जिसके बाद वेडनेसडे एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। वेडनेसडे के वहाँ से निकलने के पहले टाइलर वेडनेसडे को उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड, जो कि उसने अपने डैड के ऑफिस में से चुराया होता है, उसे देता है। वेडनेसडे वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे को काफी ज्यादा खतरनाक विजन्स आने लगते हैं। रेवन जंगल की तरफ भाग रहा था, उसे बचाने के लिए वेडनेसडे भी उसके पीछे भागती है और रेवन को रोककर कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तभी रेवन अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, मैं सभी की जान तुमसे बचा रहा हूँ। रेवन उसे बताता है कि उस दिन उसके ऊपर स्टैचू उसी ने गिराया था। जिसके बाद वो अपने जेब से उसी बुक की पिक्चर निकालता है और उसे दिखाता है कि ये तुम ही हो। ये पिक्चर मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि इस लड़की को तुम्हें मारना होगा, क्योंकि ये लड़की अगर जिंदा रही तो ये सारे नेवरमोर स्कूल के साथ सभी लोगों की जान ले लेगी। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक एक राक्षस वहाँ पर आता है और नेवरमोर की बड़ी बेरहमी जान ले लेता है। जिसके बाद वेडनेसडे उसके जेब में से वो पिक्चर निकालती है और उस स्कूल से भागने के प्लान को कैंसिल कर देती है। अब इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे को अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वेडनेसडे अपने भागने के प्लान को अब कैंसिल कर चुकी होती है और वहाँ बैठकर सोच रही होती है। अब उसके दिमाग में काफी ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं कि कैसे वो दुनिया के लिए एक खतरा है और आखिर क्यों एक राक्षस ने उसकी जान बचाई, और साथ ही साथ उसके पापा का एक पुलिस रिकॉर्ड क्यों है जिसमें उन्होंने किसी की जान ली थी। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें शेरिफ को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में आए होते हैं, क्योंकि उन्हें वेडनेसडे के मुताबिक रेवन की लाश जंगल में नहीं मिली हुई थी और ना ही उन्हें किसी तरीके के निशान वहाँ मिले होते हैं। जिसके बाद शेरिफ वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुम आखिर वहाँ क्या कर रही थी, जिस पर वेडनेसडे उन्हें बताती है कि रेवन उससे टकराकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है, जिसे रोकने के लिए वेडनेसडे उसके पीछे जाती है। लेकिन तभी रेवन वेडनेसडे पर हमला कर देता है और वहाँ पर अचानक से एक राक्षस आ जाता है और रेवन के ऊपर हमला कर उसकी हत्या कर देता है, जिसके तुरंत बाद मैं बेहोश हो गई थी। जिस पर प्रिंसिपल शेरिफ से कहती है कि रेवन का कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, आपको वेडनेसडे की बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे समय समय पर दौरे पड़ते रहते हैं।
इसीलिए हम इसकी थेरेपी भी करवा रहे हैं, ये जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। तभी वेडनेसडे शेरिफ से अकेले में बात करने के लिए कहती है और प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। जिसके तुरंत बाद वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि जंगल में कोई है जो एक एक कर सभी को मार रहा है। ये बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ पर रेवन वापस आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी आश्चर्य में आ जाती है। अगले दिन वेडनेसडे को फिर से थेरेपिस्ट के यहाँ ले जाया जाता है, जहाँ पर थेरेपिस्ट उसे पूछती है कि क्या तुमने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रेवन की मर्डर की कहानी बताई। जिस पर वेडनेसडे उसे बड़े रूडली जवाब देती है कि मुझे पता है मैंने क्या देखा, मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे टाइलर मिलता है। टाइलर उससे पूछता है कि कल तुम पता नहीं कहाँ भाग गई थी फेस्टिवल के दौरान, लेकिन कोई कुछ भी बोले मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। अगले सीन में वेडनेसडे अपने रूम में होती है और उसी पेपर को देख रही होती है जो कि उसे रेवन से मिला था, जिस पर उसे किसी तरीके का सिंबल दिखाई देता है। रेवन को बिना किसी वजह के स्कूल से बाहर निकाला जा रहा था, जिसकी जानकारी लेने के लिए वो थिंग्स को रेवन के पीछे भेज देती है। प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे को कोई न कोई क्लब ज्वाइन करना था, इसलिए मजबूरी में आकर बी कीपिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है, जिसमें योगिन नाम का सिर्फ एक ही बच्चा था। इधर हमें रेवन को दिखाया जाता है जिसका पीछा थिंग्स कर रहा होता है। रेवन बाथरूम में जाकर अपना रूप बदल लेता है और एक बूढ़ा बन जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो वापस से अपना रूप बदलकर प्रिंसिपल बन जाता है। ये सारी बातें थिंग्स वापस आकर वेडनेसडे को बता देता है। इसके बाद जब क्लास शुरू होने लगती है तो जेवियर वेडनेसडे से बोलता है कि मेरी बाजू वाली सीट खाली है, तुम चाहो तो उसमें बैठ सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेवियर एक ड्राइंग बना रहा होता है जो कि एक मकड़ी की होती है, जिसे जेवियर अपने जादू से जिंदा कर देता है, लेकिन वेडनेसडे उसे बुक से मार देती है। यहाँ पर वेडनेसडे और बियांका के बीच में बहस होती है। बियांका वेडनेसडे को पसंद नहीं करती और वेडनेसडे भी बियांका को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती है, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ वेडनेसडे ही थी जो बियांका की टक्कर में थी। जिसके बाद वेडनेसडे इनेथ को अपनी जगह पर बी फार्मिंग क्लब भेज देती है, जहाँ पर यूगिन इनेथ के ऊपर लाइन मार रहा होता है क्योंकि उसे वेयरवुल्फ लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। और वेडनेसडे खुद उस राक्षस की तलाश में नेवरमोर के जंगलों में अकेले चली जाती है, जहाँ टाइलर वेडनेसडे को अपने पापा से बचाता है। टाइलर भी अपने पापा का पीछा करते हुए जंगल में आ गया था। तभी वेडनेसडे को रेवन का चश्मा मिलता है। वो उसे जैसे ही छूती है उसे एक विजन आता है जिसमें जेवियर और रेवन की लड़ाई हो रही होती है। उस विजन में उसे एक लाइब्रेरी और एक बुक भी दिखाई देती है, जिसे ढूंढने के लिए वेडनेसडे तुरंत ही लाइब्रेरी में थिंग्स के साथ पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसी कोई भी बुक नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर मिस थ्रोन्स आ जाती हैं और वेडनेसडे से बोलती हैं कि यहाँ पर तो बच्चे अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वेडनेसडे जवाब देती है और कहती है कि मैंने भी यहाँ पर दो वैम्पायर को एक दूसरे के दांतों में दांत डाले हुए देखा था। जिसके बाद थिंग्स और वेडनेसडे दोनों ही जेवियर के रूम की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जेवियर रेवन का रूममेट हुआ करता था। कि तभी अचानक वहाँ पर जेवियर आ जाता है और दोनों ही बेड के नीचे छुप जाते हैं। जिसके बाद बियांका भी जेवियर के रूम में आ जाती है। बियांका जेवियर से पैचअप करना चाहती थी, लेकिन जेवियर उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से बियांका काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वेडनेसडे की वजह से ही जेवियर उससे ब्रेकअप कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद बियांका बोलती है कि मैं इस चीज का बदला लूंगी और कल बोट रेस में वेडनेसडे की दोस्त ईडिथ को कल बोट रेस में मजा चखाऊंगी। अब ये सारी बातें वेडनेसडे और थिंग्स भी नीचे से सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है और इनेथ से कहती है कि कल बोट रेस में मैं भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूंगी, जिसे सुनकर इनेथ काफी खुश हो जाती है। अगले दिन रेस शुरू होती है और इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक ही नियम होता है कि जो भी टीम पहले जाकर गुफा में से अपना झंडा लेकर आएगी वो टीम जीत जाएगी। गेम चालू होता है, जिसके तुरंत ही बाद बियांका का एक दोस्त मरमेड पानी में कूदकर दुश्मनों की एक बोट को डुबा देता है, लेकिन जब वो मरमेड वेडनेसडे की बोट की तरफ बढ़ता है तो थिंग्स उसके ऊपर जाल फेंक कर उसे पानी में ही फंसा देता है। जिसके बाद किनारे पर सिर्फ 3 ही बोट पहुंचती हैं। सारे ही कैंडिडेट बोट से उतरकर झंडा लेने के लिए गुफा की तरफ भाग जाते हैं और यहाँ पर ईडिथ अपने क्लॉ से जोकरों की बोट में छेद कर देती है। जिसके बाद वेडनेसडे भी गुफा की ओर जाती है, लेकिन वो गुफा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचती है उसे एक विजन आता है, जहाँ उसे एक अपने ही जैसे दिखने वाली लड़की अपने हाथों में किताब ली हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वेडनेसडे होश में आती है और होश में आते ही अपना फ्लैग लेके वापस अपने बोट के पास पहुंच जाती है। वो अपनी बोट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जोकरों की बोट में छेद होने के कारण
वो वहीं पर डूबने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे की बोट पानी में पहुंचती है वैसे ही मरमेड वापस आ जाता है और उनकी बोट पर अटैक करने लगता है। लेकिन थिंग्स वहां पर पानी में जाकर उस मरमेड को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से मरमेड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी बोट में से भाले निकालकर बियांका की बोट में छेद कर देती है, जिसके कारण बियांका की बोट डूब जाती है और वेडनेसडे इस रेस को जीत लेती है। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि बियांका पिछले 4 साल में किसी से रेस में हारी हो, इस वजह से वो काफी ज्यादा आग बबूला हो रही थी। जिसके बाद वेडनेसडे एक रूम में चली जाती है जहाँ पर एक स्टैचू के पास वही बुक देखकर वो उस पेज से मिलाने लगती है। जिसके बाद वो उस पहेली को सॉल्व कर इशारों के जरिए उस रूम के दरवाजे को खोल लेती है जो कि एक सीक्रेट रूम होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। अब उस रास्ते से आते हुए वेडनेसडे को अपने मॉम डैड की पेंटिंग भी दिखाई देती है और अदर ऑडकास्ट के लोगों की भी। जैसे ही वो उस रूम के अंदर पहुंचती है तो उसे वहां पर वो बुक भी मिल जाती है जिसका पेज उसके पास था। लेकिन वो उस बुक को देख ही रही होती है कि तभी अचानक उसके ऊपर हमला करके उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। वेडनेसडे पार्ट 2। तो कहानी वहीं पर शुरू होती है जहां पर लास्ट टाइम वेडनेसडे का किडनैप हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे उन लोगों की आवाज सुनकर ही पहचान जाती है कि उसे किडनैप करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी के क्लास के कुछ बच्चे होते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपना मास्क उतार सकते हो। ये सुनने के बाद ही जेवियर वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि अब इसे तो हमारे क्लब के बारे में पता चल ही चुका है। जिसे सुनने के बाद बियांका उसे साफ तौर पर मना करती है, लेकिन वहाँ पर वेडनेसडे सभी को साफ कर देती है कि उसे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी फालतू के ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहती। इसी दौरान वो अपने हाथ की रस्सियां भी खोल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वो बच्चों से बोलती है कि तुम सब बच्चों से तो ढंग से किडनैप करते भी नहीं आता है। वापस आने के बाद वो उस बुक पर उस तस्वीर को लगाकर बुक को कंप्लीट करती है और उसे रीड करने लगती है। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को शहर जाकर उधर पे काम करने के लिए बोलती है क्योंकि ये सभी बच्चों का प्रोजेक्ट होता है। जिसके बाद सारे बच्चे शहर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे जेवियर के साथ जा रही होती है और उसे वो बुक दिखाकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस बुक के बारे में कुछ भी जानते हो। फिर जेवियर उसे बताता है कि इसी बुक की वजह से रेवन और उसकी लड़ाई हुई थी। साथ ही वेडनेसडे से ये भी पूछता है कि इस बुक में तुम क्रैकस्टोन के साथ आखिर क्या कर रही हो, जबकि ये बुक तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जिसके बाद वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम जोसेफ के बारे में आखिर क्या क्या जानते हो। जिस पर जेवियर उसे बताता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हॉल जाना होगा। इधर दूसरी तरफ शेरिफ मेयर से बताता है कि जंगल में कोई ऐसी चीज है जो सभी की जान ले रही है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट को एक एक दुकान के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। ईनिथ और एजेक्स को एक साथ टॉय स्टोर में काम करने के लिए मिला था, जहाँ पर ईनिथ एजेक्स के ऊपर बार बार लाइन मार रही होती है, लेकिन एजेक्स उसकी एक भी इशारों को नहीं समझ रहा होता है। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही उससे हुकअप के लिए पूछ लेती है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, लेकिन उसकी शक्ल और चाल ढाल को देखकर उससे कोई भी पेस्ट्रीज नहीं खरीद रहा था। वहीं यूगेन एक तरफ बैठकर पेस्ट्री ठूस रहा होता है कि तभी उसके सामने पिलग्रिम्स के कुछ बॉयज आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वो उनके ऊपर जोरदार उल्टी कर देता है। ये सब देखने के बाद वो बच्चे काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ से वेडनेसडे निकल रही होती है और वो ये सब देखकर यूगेन को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद वो उन पिलग्रिम बच्चों की अच्छी खबर लेती है। फिर वेडनेसडे यूगेन को लेकर वहाँ से अपने बुक वाले क्रैकस्टोन के बारे में जानने के लिए उसे उसके मीटिंग हॉल में ले जाती है, जहाँ पर उसे क्रैकस्टोन के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर उसकी नजर एक पेंटिंग में पड़ती है जिसे वो अपने आप को देखती है। ये लड़की और कोई नहीं वही होती है जो वेडनेसडे को गुफा के पास मिली थी। इसी बीच उसे वहाँ पर उस लड़की की बुक भी मिल जाती है, जिसे उठाने के बाद वो उसे ओपन करके देखती है जो कि बिल्कुल खाली होती है। तभी वहाँ पर वहाँ की सिक्योरिटी लेडी आ जाती है और वेडनेसडे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वेडनेसडे उनसे पूछती है कि इसकी असली कॉपी कहाँ पर है। तो वो कहती है कि ओरिजिनल बुक तो चोरी हो चुकी है और ये असली मीटिंग हॉल भी नहीं है। इस सब के बाद वेडनेसडे टाइलर से मिलने के लिए उसके कॉफी हाउस जाती है और क्रैक्स के ओरिजिनल मीटिंग हॉल्स के बारे में पूछती है, तो वो उसे बता देता है। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से अकेले ही मीटिंग हॉल के लिए निकल जाती है। वेडनेसडे के वहाँ पहुँचते ही उसके पीछे से एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और उससे बोलता है कि ये मेरी जगह है, तुम निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही थिंग्स उस आदमी के गले पर डायरेक्ट हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक उसे एक खतरनाक विजन दिखाई देता है, जहाँ क्रैकस्टोन एक लड़की को चुड़ैल साबित करके मीटिंग हॉल में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले ही बहुत सारे लोग बंदी थे, क्योंकि क्रैकस्टोन उन सभी को शैतान समझता था, क्योंकि ये सारे ऑडकास्ट के लोग थे। वो पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हॉल में आग लगा देता है।
एडम अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के सभी लोगों के हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, जिस वजह से उसकी माँ उसे वहाँ से भागने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो बच्ची बेसमेंट के जरिए वहाँ से किसी तरीके से बचकर निकल जाती है और क्रैकस्टोन बाकी सारे आउटकास्ट को जिंदा ही जला देता है। जिसके बाद एडम वेडनेसडे के पास दौड़ते हुए आती है और उसके पास आते ही कहती है कि वो हम सबको मार डालेगा। उतने में ही उसके सामने क्रैकस्टोन आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी डर जाती है और वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। होश में आने के बाद वेडनेसडे थिंग्स को बताती है कि मैंने उसे देखा था, मुझे लगता है कि वो मेरी 400 साल पुरानी पूर्वज है। कि तभी अचानक वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस हॉल पर हमला करना चालू कर देता है। वो वेडनेसडे को देखता है और देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वेडनेसडे भी काफी डर जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो देखती है कि उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान धीरे धीरे कर इंसानों में बदल गए हैं। तभी उसके सामने अचानक से जेवियर आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जेवियर उसे बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए आया था। जिसके तुरंत बाद वेडनेसडे जेवियर को उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन बारिश के कारण सारे निशान मिट चुके थे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आज चर्च के सामने क्रैकस्टोन के एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी और वहाँ पर वेडनेसडे को वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही वो लोग क्रैकस्टोन के स्टैचू की स्थापना करने के लिए बजर दबाते हैं, वहाँ पर थिंग्स एक मैचस्टिक फेंक कर आग लगा देता है, क्योंकि थिंग्स ने वहाँ पर पहले ही फ्यूल डाल चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये सब देखने के बाद सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे अभी भी वायलिन बजाकर उस स्टैचू को देखकर मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये सब वेडनेसडे का ही किया धरा है, लेकिन उसके पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता। इधर हमें उस मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बूढ़ा आदमी होता है। तभी अचानक उसके सामने वो मॉन्स्टर आकर उसकी जान ले लेता है, लेकिन मरते मरते भी वो बूढ़ा उस राक्षस की कुछ तस्वीर खींचने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ आते ही उन्हें उस राक्षस की कुछ फोटोज मिल जाती हैं। इधर इनेट इजैक से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन वो जैसे ही अपने आप को आईने में देखता है वो खुद ही पत्थर का बन जाता है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन थिंग्स वहां आकर एक कैमरे के ऊपर बबलगम लगा देता है और अंदर आने के बाद गेट को भी खोल देता है, जिसकी वजह से वेडनेसडे अंदर आ जाती है। एक्चुअली में वेडनेसडे उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को देखने के लिए आई थी, जिसे उस राक्षस ने मारा होता है। वो ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है और थिंग्स इस सब डेटा की कॉपी निकाल रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, जिसकी आहट मिलते ही वेडनेसडे खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेती है और एक मुर्दे की तरह प्रिटेंड करने लगती है। तभी डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखकर उस बॉक्स के पास आते हैं और उसमें देखते हैं वेडनेसडे पड़ी हुई होती है। वो सोचते हैं कि ये तो एक मुर्दा है, जिसे बंद कर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब थिंग्स वहाँ से निकलता है और वेडनेसडे की उस बॉक्स से निकलने में हेल्प करता है। तभी वेडनेसडे कहती है कि थोड़ी देर और सोने दो, बहुत मजा आ रहा है। फिर वेडनेसडे अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अंदाजा लगाती है कि वो मॉन्स्टर सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और मिस थ्रोन्स सभी बच्चों को रात में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताती हैं। स्कूल के बाद जेवियर को हम एक केबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेडनेसडे को उसके जख्मों पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। वो वहां पर मॉन्स्टर के बहुत सारे स्केचेस को देखती है और एक स्केच अपने पास रखकर वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक वहां पर जेवियर आ जाता है। लेकिन वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए जेवियर से कह देती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डांस पार्टी में चलोगे। जिसके बाद वेडनेसडे उस ड्राइंग को ले जाकर शेरिफ के पास पेश करती है, लेकिन शेरिफ उनसे साफ मना कर देता है कि इसके आधार पर हम किसी को गुनहगार प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जाओ कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को यूगेन के बी फार्मिंग में जाकर सजा देती है, जिसे देखने के बाद यूगेन बोलता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ और फिर वो वेडनेसडे को अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा होती है। वो दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इंसानों और जानवरों की काफी सारी हड्डियां दिखाई देती हैं और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। थोड़ी छानबीन करने पर उन्हें वहाँ पर एक नुकीला नाखून भी मिलता है। उस नाखून को उठाकर वेडनेसडे अपने पास रख लेती है और जेवियर के फार्म हाउस पे जाने के बाद वहाँ से एक खून भरा कपड़ा भी उठाकर अपने पास रख लेती है कि तभी अचानक वहाँ पर जेवियर आ जाता है। आते ही वो वेडनेसडे से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वेडनेसडे उसे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें ये स्क्रैच आखिर गले में लगा कैसे। जिसके रिप्लाई में जेवियर उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर काफी दिनों से
उसके सपने में आ रहा होता है और एक दिन अचानक उसने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ जिंदा हो गया और उसने उसे घायल कर दिया। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे पर गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है क्योंकि वो उसके ऊपर शक कर रही थी। वेडनेसडे वहाँ से जेवियर के खून लगे कपड़े और उस मॉन्स्टर के नाखून को ले जाकर शेरिफ के सामने प्रेजेंट करती है और शेरिफ से कहती है कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, इतने सबूत काफी होंगे। जिसके बाद वेडनेसडे यूगिन के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों के पास ही डांस के लिए डेट्स नहीं है, हमें रात में साथ में जाकर गुफा में मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। रात में वेडनेसडे यूगिन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी टाइलर उसके दरवाजे पर तैयार होके आता है क्योंकि थिंग्स ने अपनी तरफ से उसे डांस पार्टी में चलने के लिए इनवाइट किया था। टाइलर बहुत खुश था, इसीलिए वो तैयार होकर तुरंत ही वेडनेसडे के रूम के सामने आ जाता है। इसीलिए वेडनेसडे अपने इस प्लान को ड्रॉप कर देती है और उसके साथ डेट पर जाने का प्लान करती है। थिंग्स उसके लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस को भी लाया था। वेडनेसडे वहाँ पर आती है, तभी उसके सामने यूगेन आता है। यूगेन बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, जिसके रिप्लाई में वेडनेसडे उसे बोलती है कि हम गुफा पर कल जाएंगे। जिस पर यूगेन गुस्सा होकर वेडनेसडे को बिना बताए गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर सभी लोग पार्टी में जाकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इनेथ एजेक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक लड़के को, जो कि काफी बदमाश होता है, डांस के लिए लेकर आई होती है, जो वहाँ के मेयर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपनी डेट के साथ पार्टी में आया था और जेवियर बियांका के साथ था। लेकिन जब वेडनेसडे वहाँ आती है तो जेवियर की जलने लगती है। फिर जब सब लोग डांस करने लगते हैं तभी हमारी वेडनेसडे भी अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। उसे देखकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से डांस कर रही थी। तभी पिलग्रिम के कुछ बदमाश बच्चे वहाँ पर एक टैंक लेकर आते हैं और उस पार्टी में चल रहे पाइप में उस टैंक को कनेक्ट कर देते हैं। इधर यूगेन जंगल में पहुँच गया था और गुफा के सामने आने के बाद वो उस मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर कोई आता है और उस गुफा में ब्लास्ट कर चला जाता है। जेवियर टाइलर को वेडनेसडे के साथ देखकर जल रहा था, तो वो बियांका से कहता है कि तुम अपने लॉकेट को उतार कर अपने सायरन से मुझे उसको भूलने में हेल्प करो। जिस पर वो भड़क जाती है और जेवियर से कहती है कि पहले तो तुमने सभी से कहा कि मैंने तुम्हें अपने सायरन से वश में किया है, अब तुम्हें उसे भुलाने के लिए मेरे ही सायरन की जरूरत है। कि तभी अचानक फ्लोर पर खून की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हमारी वेडनेसडे काफी खुश होती है क्योंकि उसे खून खराबा काफी पसंद होता है। एक्चुअली में ये खून नहीं होता बल्कि लाल कलर का कलर होता है, जो कि पिलग्रिम के बच्चों की करामात होती है। अब इसी भगदड़ के बीच वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि यूगेन खतरे में है, जिसे बचाने के लिए वो वहाँ से भागकर जंगल की तरफ निकल जाती है। इधर जब इनेथ को पता चलता है कि एजेक्स फ्रीज होने के कारण उससे मिलने के लिए नहीं आया था, तो वो अपना अधूरा काम एजेक्स के साथ कंप्लीट करने लगती है। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए यूगेन भाग रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक अटैक करता ही है, जिसके बाद वहाँ पर वेडनेसडे पहुँच जाती है। लेकिन अब तक यूगेन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है कि तभी वहाँ पर मिस थ्रोन्स भी पीछे से वेडनेसडे का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। इसके साथ ही वेडनेसडे पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है और आज हम देखने जा रहे हैं वेडनेसडे पार्ट 3। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को टाइलर ने एक फाइल दी थी जिसमें उसके डैड के मर्डर केस के बारे में जानकारी थी। एक्चुअली में ये मर्डर तब हुआ था जब वेडनेसडे के मॉम डैड नेवरमोर अकेडमी में पढ़ा करते थे। अब इस घटना को हुए पूरे 30 साल बीत चुके थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन नेवरमोर अकेडमी में पढ़ रहे सारे बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए होते हैं। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स का स्वागत करती है और बताती है कि यूगेन की हालत में अब काफी सुधार है, लेकिन मॉन्स्टर के अटैक के बाद वो कोमा में जा चुका था और इसकी वजह वेडनेसडे खुद को मान रही थी। वेडनेसडे के मॉम डैड उससे मिलकर काफी खुश थे, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वेडनेसडे के मॉम डैड अपने पुराने दोस्त प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जिसका नाम लैरिसा होता है, जहां वो लोग अपनी पुरानी एयरबुक को देखकर काफी खुश थे। जिसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि आप लोगों की फैमिली थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबोर्ड ने आप सबको एक फैमिली रियूनियन के लिए बुलाया है। वो लोग डॉक्टर किनबोर्ड से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर शेरिफ गोमेज एडम को देखने के बाद काफी गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने गोमेज की मर्डर फाइल पढ़ी थी। तभी शेरिफ को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि डॉक्टर अनवर ने सुसाइड कर लिया। फिर जब एडम फैमिली डॉक्टर किनबोर्ड के पास पहुंचते हैं तो उन लोगों से वेडनेसडे को लेकर कुछ सवाल करती है, लेकिन वेडनेसडे के मॉम डैड वहां पर भी बाज नहीं आते और एक दूसरे से चोंच लड़ाना चालू कर देते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे वहां से उठती है और अपने मॉम डैड से कहती है कि अब बस कीजिए और उनके सामने एक फाइल ओपन करके पूछती है कि ये आदमी आखिर कौन है जिसके मर्डर का
इल्जाम आपके ऊपर लगा था। ये सुनते ही वेंसडे की माँ उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है और कुछ भी बताने से साफ तौर पर मना कर देती है, जिस पर वेंसडे कहती है कि ये सब मैं खुद ही पता कर लूंगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शेरिफ को मिस्टर अनवर का सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने गैरेट गेट के मर्डर की गलत रिपोर्ट बनाई और इस गिल्ट के साथ जीने से अच्छा मैंने खुदकुशी कर ली। एकेडमी वापस आने के बाद सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईडिथ के फैमिली के लोग उसके वेयरवुल्फ न बनने के कारण उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और गोमेज को गैरेट गेट के मर्डर के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद थिंग्स और वेडनेसडे गोमेज से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी माँ को पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी माँ मुझ जैसे गुड लुकिंग आदमी को छोड़कर उस जैसे बदसूरत इंसान से कैसे प्यार कर सकती थी। लेकिन उसके पिता एक नॉर्मल इंसान थे, जिसकी वजह से वो ऑडकास्ट से काफी ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी माँ से एक तरफा प्यार करता था। फिर अचानक एक दिन वो तुम्हारी माँ से मिलने के लिए स्कूल चला आया था। उसने तुम्हारी माँ और मुझे एक साथ देखकर मुझ पर हमला करना चालू कर दिया था। मैं भाग रहा था और वो मेरे ऊपर लगातार वार करे जा रहा था। इसी बीच मैंने अपने बचाव में तलवार उसे गड़ा दिया और वो घायल होकर नीचे गिरकर मर गया। वेंसडे को अपने डैड पर थोड़ा यकीन और थोड़ा सा शक भी होता है। वो शेरिफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड निर्दोष हैं। आप खुद ही सोचिए, मेरे डैड आज ही शहर में वापस आए हैं और आज ही के दिन अनवर ने ये बोलकर सुसाइड कर लिया कि मैंने पुलिस रिपोर्ट गलत बनाई थी। क्या आपको नहीं लगता कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? उसकी बातों को सुनने के बाद शेरिफ उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हमें पुलिस का काम मत सिखाओ, हम लोग अपना काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं। और कहते हैं कि आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम कोई कॉप डिटेक्टिव हो क्या? तुम एक छोटी बच्ची हो और तुमने जो खून और नाखून का सैंपल दिया था वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुए हैं। साथ ही तुम्हारे डैड को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि गैरेट के मरने के बाद उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और डैड शराब के नशे में मर गए। साथ ही उसकी बहन नदी में डूबकर मारी गई और इन सारी मौत का जिम्मेदार अकेले तुम्हारे डैड हैं। इसके बाद वेंसडे अपने भाई के पास जाती है, जहां वो मजे के लिए मछलियों को बॉम्ब से मार रहा था। उसका भाई उसे बताता है कि मॉम बहुत उदास है। जिसके बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए सीक्रेट सोसाइटी की लैब में जाती है। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम नाइटशेड था। वो उसे इस सीक्रेट सोसाइटी के लोगों का असल मकसद बताती है। वो उसे बताती है कि इस नाइटशेड को बनाने वाली तुम्हारे पिता की एक पूर्वज थी, जिसका मकसद ऑडकास्ट को बचाना था और उसी ने जोसेफ क्रैकस्टोन का अंत अपने नाइटशेड से किया था। वेंसडे कहती है कि मुझे पता था कि वो गुडी एडम ही थी, क्योंकि उसे अपने डैड के ऊपर शक था। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे पता है डैड ने गैरेट को नहीं मारा, मुझे सच्चाई बताइए। जिस पर उसकी माँ बताती है, उस रात गैरेट स्कूल के अंदर घुस आया। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में हो। उसकी आंख जानवरों की तरह हो गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। वो तुम्हारे डैड के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। इसी बीच मैं जब उन्हें बचाने गई तो मैंने तलवार उठाकर उसके सामने कर दी और वो घायल होकर नीचे गिरकर मर गया। जिसके बाद तुम्हारे डैड ने मेरा सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अगले सीन में हम वेंसडे को गैरेट की कब्र की खुदाई करते हुए देखते हैं। वेंसडे गैरेट की ताबूत को खोलकर उसके अंदर की खुशबू को काफी एंजॉय करती है और उसकी उंगली को काटकर अपने पास रख लेती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें कब्र की खुदाई करते हुए देख लेती है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है, जहां गोमेज भी बंद था। वो यहाँ पर भी बाज नहीं आते और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जहाँ पर गोमेज कहता है कि ओ मेरे दिलरुबा, कानून के लंबे हाथ भी हमें दूर नहीं कर पाए। वेंसडे उन्हें गैरेट की उंगलियां दिखाती है और कहती है कि वो तलवार के वार से नहीं बल्कि नाइटशेड के जहर से मरा था। नीला रंग और हड्डियों का सलामत रहना इस बात का सबूत है। तभी वेंसडे को वहाँ पर एक विजन आता है, जहाँ पर गैरेट के डैड उससे कहते हैं कि तुम अगर मेरे बेटे हो तो सारे ऑडकास्ट को मार डालो, और उसे एक जहर की बोतल भी देते हैं। लेकिन गोमेज से लड़ाई के वक्त वो शीशी गैरेट के पेट के पास ही फट जाती है, जिसकी वजह से सारा जहर गैरेट को लग जाता है। जिसके बाद वेंसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि गैरेट उस रात सारे ऑडकास्ट को मारने के लिए आया था, लेकिन जहर की शीशी उसके शर्ट में ही फट गई थी और वो जहर की वजह से मारा गया। अब वेंसडे और मॉरिसिया ने ज्यादा बड़ा कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ कब्र खोदने के अलावा, तो उन्हें अगले दिन रिहा कर दिया जाता है। वो दोनों सारी बातें जाकर मेयर को बताते हैं, जिसके बाद गोमेज को रिहा कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद गोमेज वेंसडे और अपनी सारी फैमिली को गले लगाता है और उसे कहता है कि तुमने आखिर अपने पापा को बचा ही लिया। एकेडमी में सभी बच्चों के पेरेंट्स का जाने का समय हो चुका था। जिसके बाद वेडनेसडे की फैमिली जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे गले मिलते हैं और उसकी मॉम उसे एयर बुक अपनी प्रिंसिपल को देने के लिए बोल देती है। बुक में वेडनेसडे प्रिंसिपल को अलग रूप में देखने के बाद समझ जाती है कि प्रिंसिपल रूप बदल सकती है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल के रूम में जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि उस दिन जो शेरिफ के सामने रेवन बनकर
आया था वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थी। आप एक बहरूपिया हो। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि ये सब मैंने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए किया। तभी बाहर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ स्कूल के लॉन पर लिखा था कि आग की बारिश होगी। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 6। अब हम वेंसडे को अपनी पूर्वज गुडी एडम की आत्मा को बुलाते हुए देखते हैं, जिससे कि वो उससे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन तभी इनेथ वहाँ पर आ जाती है और फिर उसके दरवाजे के नीचे की दरार से एक लेटर आता है, जिसमें उसे किसी ने क्रैकस्टोन की गुफा के पास मिलने के लिए बुलाया था। इनेथ और वेंसडे दोनों मिलकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, जेवियर और नेवरमोर एकेडमी के कुछ बच्चे मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। आज वेंसडे का बर्थडे था, इसीलिए वो लोग सब मिलकर उसके लिए केक लेकर आए थे, जिसके बर्थडे के बारे में उन लोगों को थिंग्स ने बताया था। तभी वेडनेसडे को गुफा के किनारे शोले बरसेंगे जब मैं लौटूंगा ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे छूती है, उसे अचानक से एक विजन आता है, जहाँ उसे गुडी एडम दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और वो उसे एक महल के गेट को दिखाती है। इधर मेयर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आता है और अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए उनके बर्ताव की वजह से माफी मांगता है और उसे सजा के तौर पर नेवरमोर एकेडमी में साफ सफाई करने के लिए कहता है। वैसे तो मेयर एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन नेवरमोर एकेडमी से उसके पास काफी ज्यादा फंडिंग जाती थी, इसलिए वो मेयर प्रिंसिपल की हर एक बात को आसानी से मान लिया करता था। वेंसडे यूगिन से मिलने के लिए जाती है, जो मॉन्स्टर के अटैक के बाद अभी भी कोमे में था। वो उसे अपने बर्थडे के बारे में बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके हर एक बर्थडे को स्पेशल बनाया करते थे, जिससे उसे खुशी मिलती थी। इसके बाद वेंसडे और थिंग्स जेवियर के पास जाते हैं, जहां वो उसे उस गेट की पेंटिंग दिखाती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। जेवियर ने भी एक वैसा ही गेट अपनी पेंटिंग में बनाया था। वो कहता है कि उस पेंटिंग के गेट को उसने भी अपने सपने में देखा है। ये दरवाजा गेट्स के पुराने बंगलों का है। तभी थिंग्स वहाँ पर पड़ी एक पेंटिंग पर से एक कपड़ा हटाता है, जिसमें जेवियर ने वेंसडे की एक पेंटिंग बनाई थी। क्योंकि वो उसे पसंद करता था, इसीलिए वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वेंसडे गैरेट के पुराने बंगलों में जाती है, जिसका पूरा परिवार मर चुका था। वो वहाँ से मेयर को निकलते हुए देखती है तो वो उसके पीछे जाती है। मेयर शेरिफ से कॉल पर कह रहे थे कि मैंने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है, पूरी बात मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। वेंसडे मेयर की कार में छुप जाती है, लेकिन जब मेयर शेरिफ से मिलने के लिए अपनी कार से उतरते हैं तो एक कार आकर उन्हें बहुत जोर से भिड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम वेंसडे को नॉवल लिखते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस थ्रोनहिल्स आकर वेंसडे को एक बुक गिफ्ट करती हैं, लेकिन वो उस बुक को पहले से ही पढ़ चुकी थी। इसके बाद वेंसडे अपने रूम से निकलकर पीसीओ से टाइलर को कॉल करती है और कॉल करने के बाद उसे बोलती है कि आज रात को ठीक 8 बजे हम दोनों डेट पर जाएंगे। शेरिफ जब अपने बेटे को वेंसडे से बात करते हुए देखता है तो वो उससे उसे दूर रहने के लिए बोलते हैं। फिर जब टाइलर वेंसडे का वेट कर रहा था तो डेट के बहाने इनेथ को भी वो अपने साथ ले आती है, लेकिन वो उन दोनों को भी अपने साथ डेट पर ले जाने की जगह गैरेट के महल पर ले जाती है, जहाँ उसे गैराज में वही कार मिलती है जिसने मेयर का एक्सीडेंट किया था। वो लोग गैरेट्स के महल के एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जिसके अंदर जोसेफ क्रैकस्टोन की पूजा की जाती थी। वहाँ भी यही लिखा था कि खून की बारिश होगी। इसके बाद वेडनेसडे इडिथ और टाइलर को अलग अलग रूम की तलाशी लेने के लिए वहाँ पर भेज देती है। वेडनेसडे को एक रूम में लॉरेंस गेट, जो कि गैरेट की छोटी बहन होती है, उसका एक खिलौना मिलता है, जो कि 25 साल पहले डूबकर मर गई थी। वो उसे देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि टाइलर पर अटैक करके उन्हीं दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों बचने के लिए लिफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट की रस्सी टूट जाने की वजह से वो दोनों सीधे बेसमेंट में आकर गिर जाते हैं, जहाँ पर वेडनेसडे सभी लोगों के मारे गए बॉडी पार्ट्स को रखा हुआ देखती है। जिसके बाद वेडनेसडे टाइलर को लेने के लिए जाती है, जहाँ वो घायल पड़ा था। तभी एकदम से वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है और वो लोग टाइलर को लेकर उसके घर चले जाते हैं। शेरिफ वहाँ पर आते हैं तो वेडनेसडे उन्हें अपने साथ लेकर गैरेट के महल पर सभी मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से शेरिफ वेडनेसडे के ऊपर काफी गुस्सा करने लगते हैं और उसे टाइलर से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। और शेरिफ सारी बातें प्रिंसिपल को भी बता देते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देती है। वेडनेसडे की वजह से इनेथ भी मरते मरते बची थी, लेकिन आज वो काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वेडनेसडे बस उससे अपना काम निकाल रही थी। इसीलिए इनेथ ने अपना कमरा बदलने का फैसला कर लिया था। इनेथ के जाने के बाद वेडनेसडे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती और फिर वो लॉरेन गेट के खिलौने को देखने लगती है, जिसे वो अपने साथ ले आई थी। उसके पीछे से उसे अपने और अपने दोस्तों की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इधर दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई आता है और ऑक्सीजन पाइप को निकाल देता है, जिसके साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। जो कहूँ वेडनेसडे का पार्ट 4 लेकर लास्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था कि कोई आकर मेयर का ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन सारे इंसान और ऑड कास्ट के लोग इकट्ठा होकर मेयर के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। यहाँ पर वेडनेसडे को सभी के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन
लेकिन तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल के बीचों बीच आ जाती है और वो इंसान अचानक से उसके पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वेडनेसडे अपने पास से एक तलवार निकालकर उस इंसान पर हमला करती है और वो इस वार को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वेडनेसडे उन्हें देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उसके अंकल फेस्टर थे। ये वही अंकल थे जिसने वेडनेसडे को लड़ना सिखाया था। अंकल फेस्टर की उंगलियों से बिजली निकलती थी और वो एक चोर भी थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी तो वो छुपने के लिए यहाँ आए थे। वेडनेसडे उन्हें यूगेन के बी फार्म में लेकर जाती है और कुछ दिनों के लिए उन्हें वहीं रहने के लिए कहती है। फेस्टर वहाँ की मक्खियों को खाने लगते हैं, जिस पर वेडनेसडे उनसे कहती है कि वो यूगेन के बच्चों की तरह है तो प्लीज उन्हें मत खाइए। जिसके बाद वेडनेसडे उन्हें एक मॉन्स्टर का पिक्चर दिखाती है, जिसे देखकर फेस्टर बोलते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, ये हाइड है। ये आमतौर पर एक इंसान ही होता है, लेकिन किसी के बार बार परेशान या उकसाने पर वो हाइड बन जाता है। फिर वो उन्हें नेवरमोर अकेडमी में मौजूद नाइटशेड लाइब्रेरी के एक लॉकर के अंदर फॉल्कर की एक डायरी के बारे में बताते हैं, जिसमें फॉल्कर ने सभी तरह के आउटकास्ट के बारे में लिखा था। रात को वेडनेसडे नाइटशेड के लिए सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर फेस्टर भी चोरी चुपके से वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर फेस्टर और थिंग्स की पुरानी बातों को लेकर लड़ाई भी हो जाती है। वेडनेसडे थिंग को ये सब बंद करने के लिए कहती है। फेस्टर एक पेंटिंग को हटाकर उसे एक लॉकर दिखाता है, जिसे थिंग्स बड़ी आसानी से खोल देता है। वेडनेसडे वहाँ से बुक लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस बुक को रीड करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि हाइड आमतौर पर एक इंसान ही होता है, लेकिन उसकी शक्तियों को जगाने के बाद वो हाइड बन जाता है और वो उस इंसान का गुलाम बन जाता है जिसने उसको जगाया है और उसकी बोली हर एक बात को मानता भी है। वेडनेसडे समझ जाती है खूनी एक नहीं दो है, एक है हाइड और दूसरा उसका मास्टर जो उससे ये सब करवा रहा है। वेडनेसडे को जेवियर के ऊपर शक था क्योंकि उसने हर एक इंसिडेंट के बाद जेवियर को वहाँ पर देखा था जहाँ पिछली बार हाइड देखा गया था, इसीलिए उसे लगता है कि जेवियर ही वो हाई है। वेडनेसडे जेवियर की बाइक में ट्रैकर लगाकर उसके ऊपर नजर रख रही थी। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो जेवियर को डॉक्टर किलबोर्ड के साथ कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे अपने अंकल के साथ टाइलर के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जाते ही अंकल टाइलर वहाँ पर रखी सॉस की बोतल में से सारा सॉस खा जाते हैं। वेडनेसडे फेस्टर से कहती है कि जरूर डॉक्टर किलबोर्ड ही जेवियर की मालिक हैं। डॉक्टर ने ये भाप लिया कि जेवियर ही एक हाइड है और उसने ही हेप्नोथेरेपी से उसे जगा दिया। तभी टाइलर वहाँ पर वेडनेसडे के लिए कॉफी लेकर आता है। वो उसे अपने अंकल से मिलवाती है और उसे हाइड के बारे में भी बताने लगती है। तभी शेरिफ वहाँ पर आ जाते हैं। शेरिफ को वहाँ पर देख अंकल फेस्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब शेरिफ वेडनेसडे और टाइलर को साथ में देखते ही उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इससे दूर रहना, जिस पर टाइलर कहता है कि डैड इसमें वेडनेसडे की कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद उसके पास गया था। शेरिफ उन्हें एक पोस्टर देखकर कहता है कि ये एक बैंक रॉबर है, ये कहीं अगर तुम्हें दिखता है तो तुम जरूर मुझे कांटेक्ट करना। टाइलर उस पोस्टर को देखकर ही समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं वेडनेसडे के अंकल है, लेकिन वेडनेसडे की वजह से वो अपने डैड से कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद टाइलर वेडनेसडे को डेट पर क्रैकस्टोन की गुफा में आने के लिए बोलता है। इस बार वो उसको मना नहीं कर पाती क्योंकि पिछली बार वो उसी की वजह से घायल हुआ था। उसी रात वेडनेसडे थिंग्स को डायरी का ध्यान रखने के लिए बोलकर टाइलर के पास डेट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो जाते ही देखती है कि टाइलर ने पूरी गुफा को सजा के रखा है और टाइलर उसे एक डरावनी मूवी दिखाने लगता है। दूसरी तरफ टाइलर के डैड उस रॉबर की तलाश कर रहे होते हैं जंगल के बीचों बीच। गुफा के अंदर का माहौल काफी रोमांटिक होने लगा था। टाइलर हमारी वेडनेसडे को बहला फुसलाकर किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को देखने के बाद शेरिफ शर्मा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद वेडनेसडे देखती है कि उसके रूम में सब कुछ फैला पड़ा है और डायरी गायब है, जहाँ पर वो देखती है कि थिंग्स को भी किसी ने चाकू मार दिया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। थिंग्स अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जिसके बाद वेडनेसडे उसे लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है। वो उसे बार बार बिजली का झटका देते हैं, लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं करता और न ही होश में आता है। जिसके बाद अंकल फेस्टर कहते हैं कि वो पूरी तरीके से मर चुका है। जिसके बाद वेडनेसडे उसे कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और अंकल से एक बार और बिजली का झटका मारने के लिए बोलती है और फाइनली थिंग्स वापस से होश में आ जाता है। जिसके बाद थिंग्स कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया था। इतना सुनते ही वेडनेसडे उसे प्रॉमिस करती है कि जिसने भी तुम्हारा ऐसा हाल किया है मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। फिर वेडनेसडे अंकल फ्रॉस्टर से कहती है कि पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढ रही है, कल सुबह होते ही आप यहाँ से निकल जाना। अगले दिन बियांका वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे मेयर के खून के बारे में कुछ पता चला है। जहाँ मेयर का बेटा ऑलरेडी अपने डैड के कंप्यूटर में से किसी चीज का डेटा लेकर आया था। वो उसे बताता है कि मेरे डैड ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास से लॉरेन गेट के केस की एक फाइल मंगाई थी, जिसमें लॉरेन गेट की मौत डूबने से तो हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी का कभी भी कोई पता नहीं चला। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि लॉरेल गेट्स जिंदा है और वो सारे आउटकास्ट अपनी फैमिली का बदला ले रही है, लेकिन उसने मेयर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉरेल गेट्स जिंदा है। वेडनेसडे डॉक्टर को लॉरेल गेट्स और जेवियर को हाइड
समझ रही थी। इसीलिए वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आप ही लॉरेल गेट्स हो और आपने ही जेवियर को अपने वश में कर मेयर और बाकी लोगों का मर्डर करवाया है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वेडनेसडे के वहाँ से निकलते ही उसके दरवाजे पर हलचल होती है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है, हाइड उसे मार देता है, जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर के पास चली जाती है। जेवियर उसे बताता है कि मुझे भी दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात किसी को पता न चले, इसीलिए मैं डॉक्टर किलबोर्ड से छुप कर थेरेपी लिया करता था। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी विक्टिम्स की चीजों पर पड़ती है, जिसे देखकर जेवियर उस कहता है कि ये सब चीजें किसी ने जानबूझकर यहाँ पर रखी हैं, कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। वेडनेसडे जब अपने रूम में वापस आती है तो इनेथ उस रूम में वापस आ चुकी थी। वो उससे वापस आने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि अगर मैं यहाँ होती तो ना ही यहाँ पर चोरी होती और ना ही थिंग्स को कोई नुकसान पहुँचा पाता। यहाँ तुम्हारी चीजों का ख्याल रखने वाला कोई होना ही चाहिए। इसके बाद वो उसे बताती है कि थिंग्स ने मुझे तुम्हारे और टाइलर की डेट के बारे में सब कुछ बताया, मुझे भी बताओ वहाँ क्या हुआ। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तब वो कहती है कि जाकर कराओ। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाते ही टाइलर को किस करने लगती है। किस करने के बाद एकदम से वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टाइलर है। तब वो टाइलर को बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 8। अगले दिन वेडनेसडे टाइलर को मिलने के लिए अकेले जंगल में बुलाती है। टाइलर बहुत खुश था क्योंकि उसे कुछ और ही लग रहा था। वेडनेसडे उसे बताती है कि मैं तो उस दिन तुमसे मिलने के बाद ओल्ड मीटिंग हॉल में गई थी, तुम्हें मेरे पीछे किनबोर्ड ने भेजा था। डांस पार्टी वाली रात तुमने मुझे और यूगिन को बात करते हुए सुन लिया था। ये सारी बात जरूर तुमने किनबोर्ड को बता दी होगी, इसी वजह से किनबोर्ड ने गुफा को ही उड़ा दिया और गेट्स के बंगलों में तुमने खुद से ही खुद को जख्मी किया होगा। तभी नाइटशेड के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। बियांका अपने सायरन से टाइलर को पोजेस कर लेती है और वो लोग उसे ले जाकर जेवियर के पेंटिंग रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद वेडनेसडे उसके अंदर के हाइड को जगाने के लिए उसे टॉर्चर करने लगती है। बाकी के स्टूडेंट उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती। इसीलिए सारे स्टूडेंट उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बता देते हैं और शेरिफ को प्रिंसिपल बता देती है। वेडनेसडे टाइलर को हथौड़ से मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आके उसे बचा लेते हैं। अगले ही पल हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल आकर वेडनेसडे को बीमार बताकर अपने साथ वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो टाइलर उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्रिंसिपल ने नेवरमोर से वेडनेसडे को एक्सपेल कर दिया था और अगले ही दिन उसे नेवरमोर छोड़कर चले जाने को भी कहती है। अगली सुबह जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो बियांका से कहती है कि आउटकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, नाइटशेड को तैयार रहना होगा। तभी वहाँ पर थ्रोन हिल्स भी आती हैं। वो वेडनेसडे के फेयरवेल पर एक फ्लावर गिफ्ट करती है। वेडनेसडे जाते जाते यूगिन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि यूगिन को अब होश आ चुका था। वहाँ जाते ही यूगिन उसे बताता है कि उस रात मैंने किसी को लाल बूट्स पहने हुए उस गुफा में आग लगाते हुए देखा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे मिस थ्रोन हिल्स के पास आई होती है क्योंकि नेवरमोर अकेडमी में सिर्फ मिस थ्रोन्स ही थी जो रेड बूट्स पहना करती थी। मिस थ्रोन हिल्स उससे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गई। तो वेडनेसडे उससे कहती है कि लॉरेल गेट्स तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, तुमने अपनी मौत की कहानी बनाई ताकि तुम अपने डैड का सपना पूरा कर सको जो कि आउटकास्ट को खत्म करने का है। क्योंकि टाइलर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता था कि टाइलर के पिता एक नॉमी और माँ एक आउटकास्ट है, इसीलिए तुमने टाइलर को हाइड बनाने के लिए उसे किडनैप किया और गुफा में बांधकर तुम उसे तब तक टॉर्चर करती रही जब तक कि वो हाइड नहीं बन गया। इसके बाद मिस थ्रोन हिल्स कहती है कि अब बहुत हो गया, हाँ मैं ही हूँ लॉरेल गेट्स। वो टाइलर से कहती है कि इसका मुंह बंद करो मेरे बच्चे। जब टाइलर उसकी कोई भी बातें नहीं मानता तो लॉरेल उसे बहलाने लगती है क्योंकि वो उसके बस में था। इतना होने के बावजूद टाइलर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी किसी भी तरीके की बातों को नहीं मानता। लेकिन तभी टाइलर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि और कोई नहीं स्कूल की प्रिंसिपल होती है जिन्होंने टाइलर का भेष बदला था। इतना देखते ही लॉरेल गेट अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालकर प्रिंसिपल को मार देती है जो कि जहर का होता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद लॉरेल गेट वेडनेसडे के भी ऊपर हमला करती है और उसे भी बेहोश कर किडनैप कर लेती है। थिंग्स ये सब होते हुए देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर कमरे में इनेथ और एजैक्स रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर थिंग्स आता है और उन्हें सारी बातें समझाने लगता है। इनेथ और एजैक्स नाइटशेड के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें भी सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी प्रिंसिपल अब मर चुकी है और हमारे स्कूल के हर आउटकास्ट की जान खतरे में है। इधर क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरेल ने वेडनेसडे को बंदी बना लिया था। लॉरेल सारे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को क्रैकस्टोन के ताबूत के चारों तरफ फिट कर देती है। यहाँ पर लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि क्रैकस्टोन उसके पूर्वज थे, वो आउटकास्ट से नॉमी की रक्षा करते थे, लेकिन तुम्हारी पूर्वज गुडी एडम ने उन्हें मार दिया और
उनसे उन्हीं की जमीन चुराकर उस घटिया से स्कूल की शुरुआत की। तभी से हम लोगों ने आउटकास्ट को खत्म करने की कसम खा ली थी। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुमने बार बार मेरी जान क्यों बचाई। तब लॉरेन गेट्स उसे बताती है कि गुडी एडम ने क्रैकस्टोन के ताबूत के ऊपर खून का ताला लगाया था जिसे सिर्फ उसी के वंशज खोल सकते हैं, इसलिए मैंने बार बार तुम्हें बचाया क्योंकि तुम भी गुडी एडम की वंशज हो। लॉरेन वेडनेसडे के हाथ को काटने के बाद उसके खून को क्रैकस्टोन की कब्र पर लगाती है और वहाँ पर खड़े होकर उस बुक को रीड करने लगती है जिसे उसने क्रैकस्टोन के मीटिंग हॉल से चुरा लिया था। उसके बुक के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर जोरों से बिजली चमकने लगती है। नीचे बोतल में रखे सारे बॉडी पार्ट्स उस ताबूत में जाकर जुड़ जाते हैं और क्रैकस्टोन वापस से जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही क्रैकस्टोन वेडनेसडे को गुडी एडम समझकर मार देता है और वहाँ से नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर गुडी एडम आ जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम क्रैकस्टोन को खत्म करो तो उसके लिए तुम्हें उसके सीने में छुरा भोंकना होगा जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मर रही हूँ। जिसके बाद वेडनेसडे से गुडी एडम कहती है कि हम दोनों एक ही हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि तुम मुझे दोबारा कभी भी लाइफ में देख नहीं पाओगी। इसके बाद गुडी एडम वेडनेसडे के अंदर चली जाती है और वो पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। इधर बियांका अपने सायरन से सारे आउटकास्ट बच्चों को नेवरमोर से बाहर निकाल रही थी ताकि वो उनकी जान बचा सके। इनेड थिंग्स के साथ मिलकर क्रैकस्टोन की गुफा की तरफ वेडनेसडे को ढूंढने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहली बार हुआ था जब वो पूरे तरीके से वेयरवुल्फ बनी थी। वेडनेसडे जब वहाँ से आ रही होती है तब रास्ते में उसे टाइलर मिलता है। वो वेडनेसडे को देखते ही देखते हाइड बनकर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इनेड वहाँ आकर हाइड से लड़ाई करने लगती है और वेडनेसडे की जान बचाने लगती है। इधर क्रैकस्टोन स्कूल में पहुंचकर पूरे स्कूल में आग लगा देता है। इनेड और हाइड लड़ रहे थे लेकिन इनेड हाइड के आगे काफी कमजोर थी। तभी शेरिफ वहाँ आकर हाइड के ऊपर एक गोली चला देते हैं और इनेड उसे मारकर दूर फेंक देती है। फिर जब शेरिफ हाइड के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो उनका ही बेटा है जो कि एक मॉन्स्टर है। इनेड भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वेडनेसडे स्कूल में आकर क्रैकस्टोन से लड़ाई करने लगती है लेकिन उसके आगे वो कुछ भी नहीं थी। वो तभी वहाँ पर बियांका आ जाती है और क्रैकस्टोन के सीने में पीछे से तलवार घुसेड़ देती है और जब क्रैकस्टोन बियांका को मारने के लिए पीछे घुसता है तो वेडनेसडे क्रैकस्टोन के दिल पर एक तलवार गड़ा देती है और फाइनली वो जलकर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। क्रैकस्टोन के मरते ही लॉरेल वहाँ पर बंदूक लेकर पहुंच जाती है और वेडनेसडे को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर यूगेन आ जाता है और अपनी मधुमक्खियों से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके एंड में हम देखते हैं कि नेवरमोर को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है क्योंकि उनकी प्रिंसिपल मर चुकी थी और सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जेवियर वेडनेसडे को एक फोन गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि कभी कभी कॉल या टेक्स्ट तो कर ही सकती हो। इधर हम टाइलर को देखते हैं जिसे उसके डैड कैद करके ले जा रहे थे। वेडनेसडे भी अपने ड्राइवर के साथ न्यू जर्सी लौट रही थी जहाँ उसे जेवियर के फोन में उसे कोई मारने की धमकी देता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।